राजद्रोह कानून पर सरकार जल्दबाजी में कोई कदम उठाने नहीं जा रही। कानून मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बारे में आई विधि आयोग की रिपोर्ट पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इससे पहले राजद्रोह कानून पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। कमीशन ने राजद्रोह कानून को कुछ संशोधनों के साथ बनाए रखने का सुझाव दिया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राजद्रोह पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया का एक कदम है। रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उन पर बात हो सकती है और ये बाध्यकारी नहीं है। अंततः जो आखिरी फैसला होगा वो सभी पक्षों से राय मशवरा करके ही किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि हमें रिपोर्ट मिल गई है, हम सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करेंगे ताकि हम जनहित में सही और तार्किक निर्णय कर सकें। राजद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने जो सिफारिशें दी हैं उनमें कहा गया है कि देशद्रोह के अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाए, न्यूनतम 7 साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय बनाया जाए। देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून आवश्यक है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मौजूद है। जब राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित तो नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित। भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने में सोशल मीडिया की भी काफी भूमिका है। अक्सर विदेशी शक्तियों को मदद मिलती है। इसके लिए धारा 124A का लागू होना और भी जरूरी है। और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई थी और केंद्र सरकार ने कहा भी था कि जो मानसून सत्र है उसमें इस बारे में कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन अब जबकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, कानून मंत्री स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अभी जो है वो आगे विचार विमर्श जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट कभी भी बाइंडिंग नहीं होती है, वो सिर्फ एक सिफारिश है। जिसको माने या ना माने ये सरकार के ऊपर है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है अगस्त तक, क्योंकि केंद्र सरकार ने मई के महीने में जो सुनवाई हुई थी तो वक्त मांगा था और कहा था कि इस पर विचार विमर्श चल रहा है। स्टेक होल्डर से यानी हितधारकों से बातचीत चल रही है और हो सकता है कि मानसून सत्र पे इस पर कोई केंद्र सरकार इस पर संसद में कोई फैसला करने के कदम उठाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है। उधर याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि 1962 का जो केदारनाथ का जो फैसला है उस पर रिव्यू चाहिए, तो बड़ी बेंच में इस मामले को भेजा जाना चाहिए। काफी अहम है। ऐसे मोड़ पर ये रिपोर्ट जब आई है तो एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी अखिलेश, तो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, अब आज़ादी के 75 साल के बाद इसकी क्या जरूरत है। और उस समय जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये भी टिप्पणी की थी कि अंग्रेजों ने आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की धारा का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में अब इसकी क्या जरूरत है, ये बड़ी बात कही थी और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। लेकिन यहाँ लॉ कमीशन जो है वो कह रहा है कि तकरीबन सारे कानून जो, क्योंकि अंग्रेजों के से ही प्रेरित हैं, उनके जो कानून हैं उनसे ही प्रेरित हैं, IPC हो चाहे CRPC हो। तो ऐसे में एक और बात है कि कोई भी किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए ये कोई आधार नहीं है कि उसे निरस्त कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इसके एक गाइडलाइन बननी चाहिए, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार मॉडल गाइडलाइन ला सकती है। लेकिन ये जो प्रावधान है इसको बनाए रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दूसरे जो कानून हैं, चाहे वो UAPA का कानून हो चाहे कोई भी कानून हो, वो इस तरीके से सुदृढ़ नहीं है, कठोर नहीं है, कड़े प्रावधान वाले नहीं हैं, जो ऐसे मामलों में जिनको इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर। लेकिन जाहिर तौर पर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा अगस्त में, जब इस पर चर्चा भी होगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है काफ़ी सारे डेवलपमेंट बाहर हो चुके होंगे। जी शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी मुद्दे पर वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने क्या कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। सही है, सेडिशन लॉ रहना चाहिए स्टैट्यूट बुक के ऊपर, ये ज़रूरी है। ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को इम्पैक्ट करता है और उस कॉन्डक्ट को डील करता है जिसके अंदर डिफाइंस होती है गवर्नमेंट और लॉज की। और क्योंकि डिफाइंस होती है गवर्नमेंट और लॉज की, उससे अंडरमाइनिंग होती है गवर्नेंस की, और अंडरमाइनिंग से गवर्नेंस से पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी वायलेट होती है। तो द सिग्निफिकेंस जो इस पर्टिकुलर प्रोविजन की है वो मेंटेन्ड है।